Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 6th of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 6 मार्च 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर देंगे। तो आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है डेविस स्ट्रेट को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया। कौन सी जगह पर महात्मा गांधी जी ने सबसे पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बरदोली, ऑप्शन सी चंपारण या फिर ऑप्शन डी खेड़ा। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी लोग इसका आंसर दे पाओगे। सभी लोगों को इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे पेज नंबर 1 पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर डिस्कस किए गए हैं, बट हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता ही दूँ, आज संडे है, संडे में ऑलरेडी काफ़ी सारे आर्टिकल्स कम आते हैं, एडिटोरियल्स आते नहीं हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल हैं। ठीक है, आज का हमारा न्यूज़पेपर का सेशन भी काफ़ी छोटा सा रहने वाला है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स आज है नहीं, थोड़े से आर्टिकल हैं, लेकिन थोड़े से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात की गई है, जो एफएटीएफ है इसने पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट के अंदर रहने दिया। पहले न्यूज़ कवर करते हैं अच्छे से, है क्या एफएटीएफ क्या है। तो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग एफएटीएफ कहलाता है। मतलब कि एफएटीएफ की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका मेन काम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, जहां पर ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है गलत तरीके से, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आतंकवाद वगैरह को जो भी फंडिंग मिलती है उसको रोकने का काम करता है एफएटीएफ। मतलब ये जो एक्टिविटीज़ हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग, ये अगर किसी कंट्री के अंदर हो रही हैं तो उन कंट्रीज़ को ठिकाने पर लगाता है एफएटीएफ। एफएटीएफ 2 लिस्ट मेंटेन करके चलता है, एक होती है ग्रे लिस्ट और दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट को हम लोग वार्निंग लिस्ट भी बोलते हैं, आगे मैं उसके ऊपर आऊँगा। तो पाकिस्तान भी अभी ग्रे लिस्ट के अंदर है और काफ़ी लंबे समय से है। पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से अंदर आया, बाहर आया, फिर अंदर आया, फिर लंबे समय से आप देख पाओगे यहाँ पर ऑल टाइम मेंबर आपको देखने को मिलेगा ग्रे लिस्ट का। तो एफएटीएफ ने यहाँ पर अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है और बोला ये कि अभी भी यहाँ पर देखो सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर, अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, तो उनको सुधारना होगा। पहले उनके ऊपर वो काम कर लेगा, तब जाकर हम लोग यहाँ पर कुछ सोचेंगे आगे कि पाकिस्तान को आगे कुछ करना है, यहाँ से निकालना है बाहर या नहीं निकालना है। ठीक है, बाकी कुछ डेट है कि पाकिस्तान कब एंटर हुआ कब एग्जिट हुआ, तो वो चीज़ आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखनी है, हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, वो क्या है, अगर आप लोगों ने कल के बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो कल एक और काफ़ी न्यूज़ चली थी, वो थी कि एफएटीएफ ने यूएई को, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट को भी अभी ग्रे लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, एक नया मेंबर ऐड कर दिया है ग्रे लिस्ट के अंदर। तो कल तो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आई थी, बट आज द हिंदू के अंदर इस न्यूज़ को कवर नहीं किया गया है। मैं आपको छोटे से स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। जब मैं सुबह सर्च कर रहा था, एफएटीएफ के बारे में पढ़ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे काफ़ी सारे आर्टिकल्स और भी यहाँ पर पब्लिश हुए हैं। जैसे कि यूएई, मतलब कल रात का आर्टिकल है ये, एफएटीएफ ने यूएई को अभी ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया है। ये तो आर्टिकल आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इंडिया टुडे का आर्टिकल देखने को मिलेगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बॉडी मतलब एफएटीएफ, इसने यूएई को अभी ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया है।
तो काफ़ी चर्चा में यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर FATF ने बोला होगा कि UAE के अंदर भी बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ठीक है। उस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमने UAE को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला है। तो अब UAE इसके ऊपर काम करेगा, इस मनी लॉन्ड्रिंग को कम करेगा, उसके बाद यहाँ पर UAE को निकाला जाएगा। तो ये बातें यहाँ पर चल रही हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। हालांकि आज के इस आर्टिकल में कवर नहीं किया गया, ये एक अलग से इन्फॉर्मेशन है जो कि कल रात तक की है, वो एक अपने आप को अपडेट करके लेके चलते रहना आप लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। एक बॉडी है FATF, ये ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि एग्जामिनेशन में इसी को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, खासकर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। तो FATF के बारे में अगर हम लोग बात करें, FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं उन सब कंट्रीज़ की जो सरकारें हैं वो सब मिलकर काम करती हैं। इस बॉडी को 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था, जब G7 समिट चल रहा था पेरिस में, ये तब की बात है, ठीक है। और इस कंट्री का मेजर मकसद क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करना और जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको टैकल करना। तो ऑब्जेक्टिव आपको पता ही चल चुका है, ऑब्जेक्टिव इसका यही है, मेजर एम भी यहाँ पर इसका यही है कि कुछ इस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर चलना कि हम लोग कॉम्बैट कर सकें मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिज्म फाइनेंसिंग को। मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग दोनों का मतलब बता दिया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट में इसका हेडक्वार्टर एग्जैक्टली पेरिस में आपको देखने को मिल जाएगा। जब हम बात करते हैं मेंबर कंट्रीज़ की, तो FATF के अंदर टोटल 39 मेंबर्स आज के टाइम पर देखने को मिलते हैं, जिसमें से 2 ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक यूरोपियन कमीशन भी है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी है। अब बात करें भारत की, भारत FATF का मेंबर है या नहीं, तो भारत भी हाँ बिल्कुल FATF का मेंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं, FATF 2 लिस्ट मेंटेन करके चलता है, जैसे मैंने आपको बताया। एक होती है ग्रे लिस्ट और दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट के बारे में जब हम बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये एक वार्निंग लिस्ट भी कहलाती है कि कंट्रीज़ के अंदर अगर ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं और FATF के नज़र में आ चुका है कि हाँ इस कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है, तो उसको वो वार्निंग देने के लिए इस ग्रे लिस्ट में डाल देगा। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब है भाई यहाँ पर सुधर जाओ, अदरवाइज ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और अगर कंट्री ब्लैक लिस्ट के अंदर आ जाती है तो उस कंट्री के बहुत सारे जो फाइनेंशियल सोर्सेज है वो कट डाउन कर दिए जाते हैं, मतलब उस कंट्री के पास पैसा आना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स वो कंट्री फेस करती है। तो ब्लैक लिस्ट में आज के टाइम पर कोई कंट्री है तो बिल्कुल आज के टाइम पर आपको कोरिया देखने को मिलेगा, खासकर नॉर्थ कोरिया, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ईरान। ये 2 कंट्रीज़ है जो कि आपको ब्लैक लिस्ट में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये FATF को लेकर छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्रीलिम्स के लिए हेल्प करेगी। उसके बाद अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात की गई है एक टर्टल के बारे में, और टर्टल के मूवमेंट को लेकर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो टर्टल का कैसे कैसे मूव किया, भारत से टर्टल बांग्लादेश पहुँचा, उसकी ट्रैकिंग की गई, उसकी लोकेशन आज के टाइम पर पता लगाई गई है, वो टर्टल आज के टाइम पर बांग्लादेश में ही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर बताया गया एक टर्टल है, ठीक है, एक नहीं, यहाँ पर 10 टर्टल्स हैं बेसिकली, उनके ऊपर GPS लगाया गया, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जो ये GPS होता है इनके ऊपर लगाने के बाद क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से इनकी पोजीशन को ट्रैक की जा सकती है कि यहाँ पर ये जो टर्टल है वो कहाँ पर एग्जैक्टली आज के टाइम पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो लगभग इन टर्टल्स के ऊपर GPS ट्रांसमीटर्स को लगाया गया। ये कौन से टर्टल है ध्यान रखना, बतगुर बास्का टर्टल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, या फिर इनको हम लोग ब्रैकिश वाटर टर्टल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके बारे में। ये इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आने वाले टर्टल हैं, मतलब काफ़ी हद तक इनकी प्रजातियाँ भी खत्म हो चुकी हैं, बहुत कम यहाँ पर प्रजातियाँ इनकी बची हैं। तो 10 टर्टल्स आपको ये देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी दूर दूर ट्रैवल करें, क्योंकि इनके ऊपर GPS सिस्टम हमने लगा रखा था, इनको ट्रैक कर सकते थे। जब इनको छोड़ा गया तो इंडिया से छोड़ा गया था, बाकी यहाँ पर देखा कुछ टाइम बाद इनको ट्रैक किया गया तो ये बांग्लादेश में है आज के टाइम पर, ऐसा यहाँ पर बताया। तो आज के टाइम पर टर्टल सर्विलांस अलायंस जो इंडिया है, ठीक है, इसके जो डायरेक्टर हैं शैलेंद्र सिंह, इन्होंने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन टर्टल्स की प्रोटेक्शन के लिए या इन टर्टल्स को रिलीज़ करने के लिए। काफ़ी सारे टर्टल्स बांग्लादेश पहुँचे, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया, और यहाँ पर कुछ टर्टल जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा चले गए हैं, 400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस यहाँ पर तय कर चुके हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। एक टर्टल तो ऐसा है कि बांग्लादेश के फिशरमैन के हाथ में आया था, जिसने वो ट्रांसमीटर हटा दिया। तो ऑब्वियसली बात है, जब ट्रांसमीटर हटा दिया तो हम उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, उन टर्टल्स के ऊपर फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, वो फिशरमैन ने कांटेक्ट किया और हम लोग को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी। तो आज के टाइम पर वो टर्टल भी अभी बांग्लादेश के अंदर है। अब हम कोशिश करेंगे कि उन सारे टर्टल्स को हम वापस से इंडिया लेकर आएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ये चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई हैं। तो आर्टिकल ऑब्वियसली कुछ ऐसा खास नहीं है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो इन्फॉर्मेशन क्या है वो तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, बट ये ज़रूर ध्यान रखना कि कौन सा टर्टल है ये है बतागुर बसका टर्टल। तो ये चर्चा में है तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना है। आर्टिकल जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 के अंदर आप देख पाओगे सारे टॉपिक्स मेंशन आपको देखने को मिलेंगे। देखो इस टर्टल का नाम तो आपने समझ लिया, लेकिन इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है ब्रैकिश वाटर टर्टल। ब्रैकिश वाटर कौन सा होता है? खारा पानी, नमकीन पानी। तो उसमें पाया जाने वाली टर्टल आपको देखने को मिलेगा। एक ब्रैकिश वाटर स्पीशी है, ठीक है, ये आप लोग कह सकते हो। ये सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर देखने को मिलती है। एक मोस्ट इंडेंजर्ड टर्टल है, मतलब आप कह सकते हो कि काफ़ी खतरे में है इसकी प्रजाति, जिसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड का टैग दिया गया है IUCN रेड लिस्ट के अंदर। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब मैंने आपको बताया अभी खतरे में है काफ़ी ज़्यादा, इसके बारे में अभी इस आर्टिकल में इंफॉर्मेशन मेंशन थी। उसके बाद बताया गया 1960s तक बात करें तो बहुत ज़्यादा ये कॉमन हुआ करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन स्पीशी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर स्पीशी खत्म होती हुई चली गई। अब ये कॉमन कैसे हुआ करती थी? देखो एक लिटरेचर के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर अवेलेबल फ्रॉम द ब्रिटिश एरा इन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक बॉडी है, ठीक है, वहाँ पर कुछ लिटरेचर अवेलेबल है, उसके अंदर पढ़ा है हम लोगों ने। ये वाली जो प्रजाति है टर्टल्स की एक टाइम पे बहुत कॉमन स्पीशी हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पर ये स्पीशी काफ़ी ख़त्म सी हो चुकी है, ठीक है। पहले जो ये बी बस का मतलब ये वाला जो टर्टल है ये ज़्यादातर ओडिशा और सुंदरबंस में देखने को मिलता था। आज के टाइम पर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। बताया जा रहा है 50 से भी कम यहाँ पर एडल्ट जो ये टर्टल हैं वो आपको मिल जाएंगे दुनिया भर में। तो 50 से भी कम टर्टल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो बहुत कम प्रजातियाँ एग्जैक्टली हम लोग इससे ये चीज़ समझ सकते हैं। उसके बाद बोला गया कि ये जो टर्टल्स हैं इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। कैसे? इनको मीट की तरह यूज़ किया जाता है, तो मतलब खाया भी जाता है, प्लस उसके बाद यहाँ पर इनको बेचा जाता है फिश मार्केट के अंदर कोलकाता में, प्लस उनके जो एग्स वगैरह हैं उनको भी हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर इनकी हंटिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्रजातियाँ और ज़्यादा कम होती हुई नज़र आ रही हैं। तो टर्टल के बारे में ध्यान रखना, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है, क्योंकि ज़्यादातर जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पर जो ये एनिमल्स होते हैं इन एनिमल्स के IUCN स्टेटस के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं कि इस एनिमल का IUCN स्टेटस क्या है। तो अभी यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये टर्टल है ब्रैकिश वाटर टर्टल, इसका IUCN रेड लिस्ट के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड का स्टेटस ये देखने को मिलता है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नौ अगला छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो IAF है, इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि जो एक्स वायु शक्ति 2022 वाली होनी थी इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, और यहाँ पर अब उसको पोस्टपोन कर भी दिया है। तो ध्यान रखना इसके बारे में। इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि हम लोग अपनी एक्स वायु शक्ति को पोस्टपोन कर देंगे। ये यहाँ पर आप कह सकते हो पूरा का पूरा जो ये होने वाला था इवेंट, ये 7 मार्च को होने वाला था, लेकिन आज के टाइम पर जो ये प्रॉब्लम्स हैं, खासकर रशिया यूक्रेन के जो क्राइसिस हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इसको प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया गया जो हमारा डिफेंस एक्सपो होने वाला था, डेफ एक्सपो के बारे में मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया है। डेफ एक्सपो का जो 12वां एडिशन है ये अब की बार होना था, लेकिन इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया इसी यूक्रेन क्राइसिस की वजह से। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। जो इंडियन एयरफोर्स है वो यहाँ पर एक ऑपरेशन करने वाली थी। यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक इवेंट यहाँ पर होने वाला था जिसको हमने नाम दिया है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022। ये होने वाला था जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करने वाले थे। लगभग 148 एयरक्राफ्ट, सॉरी कंट्रीज़ नहीं, 148 एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। हेलीकॉप्टर्स पार्टिसिपेट करने वाले थे, 109 फाइटर एयरक्राफ्ट, 24 हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें हम लोग अपने अपने अलग अलग जो एयरक्राफ्ट्स है उनका शो दिखाते हैं, जैसे कि रशियन Su-30 MKI, MiG-29 UPG फाइटर्स हो गए, उसके बाद राफाल, मिराज, US ओरिजिन के C-130, C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इन सारे एयरक्राफ्ट्स का हम लोग यहाँ पर एक शो दिखाने वाले थे। तो ये बताया गया कि अभी फ़िलहाल इसको पोस्टपोन करने के बारे में चर्चा की है। IAF ने डिसाइड किया कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर एक चीज़ और है ध्यान रखने के लिए, वो है इंडियन एयरफोर्स के बारे में, क्योंकि जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एक अलग से टॉपिक देखने को मिलेगा। जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं चर्चा में उन सबको पढ़ लिया करो, उनके बारे में जो इक्का दुक्का इन्फॉर्मेशन वो आपको पता होनी ही चाहिए। जब सिलेबस के अंदर मेंशन है तो ऑब्वियस सी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करें तो जो 8 अक्टूबर है इस दिन पर जो एयरफोर्स है हमारी इंडिया के अंदर उसको ऑफिशियली यहाँ पर लाया गया था, ऑफिशियली यहाँ पर रिलीज़ किया गया था 1932 में। तो 1932 से यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑपरेशनल स्क्वाड्रन 1933 के अंदर हुआ। 1940 में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर 1939 से लेकर 1945 के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद एयरफोर्स जो है इंडिया के अंदर इसको रॉयल इंडिया एयरफोर्स बोला गया। मतलब 1940 के बाद
जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो चुका था, 45 के आसपास की बात है, जब यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड वॉर टू के अंदर पार्टिसिपेट वगैरह करने के बाद जब आ गए, उसके बाद यहाँ पे बोला गया जो एयरफोर्स थी भारत के अंदर, इसको रॉयल इंडिया एयरफोर्स के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक रॉयल इंडिया एयरफोर्स के नाम से ही जाना जाता था हमारा इंडियन एयरफोर्स। लेकिन 1950 के बाद इस इंडियन एयरफोर्स का जो नाम है वो इंडियन एयरफोर्स किया। जैसे आज के टाइम पर आप इंडियन एयरफोर्स समझते हो, सुनते हो ना, तो ये 1950 से ऐसा नाम देखने को मिलेगा। अदरवाइज उससे पहले आगे रॉयल भी लगा करता था। अब फैक्ट्स के बारे में बात करें, जो ये इंडियन एयरफोर्स है ये चौथा लार्जेस्ट आपको फोर्स देखने को मिलेगा वर्ल्ड में। पहले यूएसए की है, दूसरा चाइना, तीसरा रशिया की एयरफोर्स, उसके बाद यहाँ पर इंडिया की एयरफोर्स चौथे नंबर पर देखने को मिलती है। हेडक्वार्टर इंडियन एयरफोर्स का आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है, तो वो है टच द स्काई विद ग्लोरी। ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो ये जो पूरी लाइन है ये ली गई है भगवद गीता के 11th चैप्टर से, ध्यान रखना। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो यहाँ पर इस पूरे एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर की रैंक को होल्ड करते हैं, तो सुप्रीम कमांडर की रैंक प्रेसिडेंट के पास होती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ होते हैं, जो चीफ मार्शल होते हैं, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे ऑपरेशनल कमांड के लिए, एयरफोर्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद, देश के आज़ादी के बाद, इंडियन एयरफोर्स ने अलग अलग युद्धों में युद्धों में पार्टिसिपेट लिया। जैसे पाकिस्तान के साथ जो ये वॉर हुआ था वहाँ पे पार्ट लिया था, चाइना के साथ यहाँ पर जो वॉर हुआ वहाँ पे हिस्सा लिया। ऑपरेशन मेघदूत के अंदर इंडियन आर्मी का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल था, उसमें यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर रोल देखने को मिला, जहाँ पर हम लोगों ने अपने सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर किया। उसके बाद गुजरात साइक्लोन के अंदर इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ आई वहाँ पर, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी बड़ा रोल निभाया है। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो ध्यान रख सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस का टॉपिक देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोग को सिलेबस भी दिखा देता हूँ। तो जीएस पेपर 3 का आपको ये सिलेबस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पर हम लोग अपना एनवायरमेंट का सेक्शन बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्शन बोलते हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पूरे सिलेबस को जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, सबसे नीचा पॉइंट देखो, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज यहाँ पर पढ़नी होती हैं, ठीक है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, बीएसएफ हो गया, कोई भी सिक्योरिटी फोर्स आ गई तो उसको पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, एक नेवल एक्सरसाइज है मिलन। तो ये अभ्यास यहाँ पर पूरी तरह से कंक्लूड हुआ, कहाँ पर, विशाखापट्टनम के अंदर। तो इंडिया की नेवी ने यहाँ पर अपना एक लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन 2022 ये पूरा किया। इसके अंदर 40 कंट्रीज से ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला, मतलब 40 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। फ्राइडे में एक्सरसाइज पूरी तरह से अभ्यास एंड हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे जहाज़ देखने को मिले, ये 11वां एडिशन था। 26 जहाज आए, एक सबमरीन, 21 एयरक्राफ्ट, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थीं, ठीक है, इस अभ्यास के अंदर। ध्यान रखना इसके बारे में, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन हुआ, विशाखापट्टनम में ये अभ्यास हुआ, ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जीएस पेपर 3 के अंदर डिफेंस का जो टॉपिक है आप उससे रिलेट कर सकते हो। एक्सरसाइज मिलन यहाँ पर एक बैनियल इवेंट है, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, मतलब यहाँ पर अलग अलग देशों की जो नेवी हैं वो आपस में आती हैं, मिलकर यहाँ पर अभ्यास करती हैं, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग 1995 में हुई थी। ये अभ्यास पहले पोर्ट ब्लेयर पर हुआ करता था, आज के टाइम पर यह अभ्यास विशाखापट्टनम में होता है, और अभी भी जो ये अभ्यास हुआ है, जो फ्राइडे में ख़त्म हुआ है, विशाखापट्टनम में एंड हुआ है। उसके बाद नेवी के पास यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, नेवी का अभी लास्ट 10वां एडिशन हुआ था, और अभी यहाँ पर जो हुआ है रिसेंटली वो 11वां एडिशन पूरा हुआ है। 10वें एडिशन तक यहाँ पर सारी एक्सरसाइज हो चुकी हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद जो इस पूरे एक्सरसाइज इस अभ्यास के अंदर क्या देखने को मिलता है, जो कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ की जब नेवी आपस में मिलकर अभ्यास करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, तो यहाँ पर कॉपरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और इन कंट्रीज़ का मेजर मकसद रहता है कि मैरीन डोमेन अवेयरनेस के ऊपर काम किया जाए, मतलब कि जो समुद्र वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए काम करें, आपस में ट्रेनिंग, टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा, जो कंट्रीज़ आपस में आती हैं, आपस में यहाँ पर अभ्यास करती हैं, इससे यहाँ पर इनके डिफेंस रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगते हैं। प्लस ये तो ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिलन के बारे में। अब मिलन के अलावा और भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं जो कि भारत अलग अलग कंट्रीज़ के साथ करता है। मैं आपको छोटा छोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप लोग बस खाली उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान रख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले एक अभ्यास होता है जिमेक्स। जिमेक्स जो है वो इंडिया और जापान के बीच में होता है। उसका दूसरा होता है एक्स डेजर्ट 921 एक्सरसाइज। ये एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है जो कि इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में देखने को मिलती है। उसके बाद इंद्रधनुष अभ्यास होता है, ठीक है, ये एक जॉइंट एयरफोर्स अभ्यास है जो कि इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है। मैं उत्तराखंड बोलने वाला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है,
ठीक है। अब इन एक्सरसाइज का मेजर मकसद क्या है कि हम लोग अपने जो भी डिफेंस रिलेशन है उसको और ज़्यादा मजबूत कर पाएँ। एक अभ्यास होता है ओसिंडेक्स, ओसिंडेक्स भी यहाँ पर एक नेवल एक्स अभ्यास है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की नेवी के बीच में होता है ये। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में ऑस्ट्रा हिंद भी होता है, और मतलब ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच में तो ओसिंडेक्स होता है, दोनों कंट्रीज़ की आर्मी के बीच में ऑस्ट्रा हिंद होता है। फिर उसके बाद धर्म गार्डियन आपको देखने को मिलेगा। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है धर्म गार्डियन। ये इंडिया और जापान के बीच में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एवियंद्रा देखने को मिलेगा, इंडिया रशिया के बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट यहाँ पर एक अभ्यास देखने को मिलेगा जो इंडिया और मंगोलिया के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज होती है। तो ये अलग अलग अभ्यास होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। ये टॉपिक आपका वनडे एग्जामिनेशन के साथ साथ यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि अभी रिसेंटली मिलन अभ्यास पूरी तरह से समाप्त हुआ है। अगला पेज नंबर 9, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। अब दुनियादारी में क्या चल रहा है ये आप लोगों को पता है। रशिया यूक्रेन का वॉर, और रशिया यूक्रेन के वॉर से रिलेटेड ही काफ़ी सारी न्यूज़ यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहला आर्टिकल अगर आप लोग ये वाला देखोगे तो यहाँ पे बताया गया जो व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन और साथ ही साथ यहाँ पर रशिया के ऊपर आप देख पाओगे बहुत सारे सेंक्शन लग चुके हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत सारे सेंक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन वार्निंग देते हैं ये जो सेंक्शन लग चुके हैं इसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक वॉर होने की यहाँ पर पूरी तरह संभावना है। ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, ऐसा यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन का कहना है। क्यों? क्योंकि देखो रशिया की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है आज के टाइम पर। स्टॉक मार्केट मतलब पूरी तरह से क्रैश कर चुका है। उसके बाद फंडिंग कोई आ नहीं रही है, स्विफ्ट से बाहर निकाल चुके हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से जो कंट्री के अंदर लोग हैं, रशियन लोग हैं, वो व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में जा चुके हैं। बहुत सारे लोग नाराज़ हैं क्योंकि अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, प्रॉपर फंडिंग नहीं आ पाएगी, लोग कमा नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंट्री के अंदर खुद इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट वो लोग खड़े हो जाएंगे। तो व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं कि देखो जो ये आज के टाइम पर सेंक्शंस लग रहे हैं वेस्टर्न साइड से, ये कहीं ना कहीं एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको देखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने एक वार्निंग दी है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाओगे एक चीज़ और मेंशन करी गई, यूक्रेन और रशिया के बीच में काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी बार बातचीत करी इन्होंने। यहाँ पर कोशिश करिए कि सीज़ फायर हो जाए, आपस में सारी चीज़ें रुक जाएं। 2 बार तो मीटिंग हो चुकी है, लेकिन दोनों बार यहाँ पर कोई ऐसा सोल्यूशन निकल कर आया नहीं। अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में एक तीसरी मीटिंग और होगी मंडे में। तो आज यहाँ पर संडे है, कल एक और मीटिंग देखने को मिलेगी। जो पहले के 2 राउंड्स हो चुके हैं वो अनसक्सेसफुल हैं, लेकिन कल वाला जो राउंड होने वाला है हो सकता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कुछ ना कुछ सीज़ फायर हो जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पर तय हो जाए, जिससे कि कंट्रीज़ के जो भी विवाद है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे आप लोग मतलब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी लंबे समय से इन आर्टिकल्स को लगातार कवर कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अभी जैसे यहाँ पर रशिया ने बॉम्बार्डिंग करी है यूक्रेन की, यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, तो यूक्रेन के बहुत सारे लोग आज के टाइम पर निकल चुके हैं यूक्रेन से। लगभग बताया गया 1.5 मिलियन जो रेफ्यूजीज़ हैं वो यूरोपियन यूनियन की साइड निकल चुके हैं। तो आज के टाइम पर ये बहुत सारे रेफ्यूजीज़ यानी जो शरणार्थी हैं वो यूक्रेन छोड़ के जो गए हैं, इससे दुनिया भर में रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ज़रूरत है कि आज के टाइम पर यूक्रेन और रशिया के बीच में एक निगोसिएशन हो जाए, एक सीज़ फायर हो जाए और ये मामला यहीं पर थम जाए। ये यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर मेजर मकसद रख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यूएस और चाइना ने मिलकर डिस्कस किया है यूक्रेन सिचुएशन को। अगेन यूक्रेन के जो डिस्प्यूट है उसकी सिचुएशन को यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है। तो अभी हुआ क्या है कि जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, जिनका पिक्चर आप देख पा रहे हो, साथ साथ चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, इनका पिक्चर आप काफ़ी बार देख चुके होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक फ़ोन कॉल हुआ है, सेकंड फ़ोन कॉल हुआ है, जहाँ पर इन्होंने यूक्रेन क्राइसिस के बारे में चर्चा करी है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर ये मतलब मुद्दा उठाया कि देखो आज के टाइम पर यूक्रेन के अगेंस्ट में वॉर हो रही है जो कि बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, यहाँ पर इसको रोकना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो अग्रेशन है रशिया का, ये बहुत भारी पड़ रहा है यूक्रेन के ऊपर। और साथ ही साथ अब जो रशिया का अग्रेशन है ये रशिया को उल्टा पे भी करना पड़ेगा आने वाले टाइम पर, रशिया को इसका हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इनके थ्रू बोली गई। उधर से यहाँ पर वांगी भी आप कह सकते हो कि देखो जो चाइना है, चाइना भी बहुत पहले ये सारी चीज़ें कह चुका है कि जैसा आज के टाइम पर बॉम्बार्डिंग की गई है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, कंट्री की सोवरेनिटी को यहाँ पर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करना चाहिए था, चाइना भी यहाँ पर कह चुका है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर मेंशन किया गया, चाइना एंकरेज कर रहा है क्या कि जो यूएस है, नाटो है, यूरोपियन यूनियन है और रशिया है, ये सब आपस में बैठें और बैठकर बातचीत करें और बातचीत करने के बाद इस
प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालें। तो यहाँ पर चार बड़े बड़े यहाँ पर दिग्गज लोग बैठ सकते हैं, जैसे यूएस है, नाटो है, यूरोपियन यूनियन, तो और साथ साथ रशिया, ये चारों बैठकर यहाँ पर चीज़ों को रोक सकते हैं, ये बताया गया। साथ ही साथ चाइना ने यहाँ पर वॉशिंगटन के ऊपर जोर भी दिया कि जो ताइवान का इंडिपेंडेंस है उसको सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है, ताइवान का इंडिपेंडेंस सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर चाइना की तरफ से एक और स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, आपको पैरा के बिल्कुल लास्ट में ये देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम लोग काफ़ी सारे हमने आर्टिकल्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि अभी तो यूक्रेन है, यूक्रेन के साथ ऐसा हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पर ताइवान के साथ ऐसा होगा, फिर ऐसे धीरे धीरे और भी कंट्रीज़ के साथ ऐसा होगा। तो अभी यहाँ पर आप देख पाओगे उसी को लेकर चाइना की तरफ से स्टेटमेंट है, चाइना अमेरिका को बोलता है कि भाई आप लोग यहाँ पर ताइवान को सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दो। क्लियर हुआ? तो एक छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है, यूक्रेन के सिचुएशन के बारे में बताया गया है। उसका नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, चाइना ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ा दिया है, 7.1% से यहाँ पर मिलिट्री स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी, मतलब डिफेंस के ऊपर यहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्चेगा। देखो एक चीज़ तो आपको ये देखने को मिलेगी, जैसे जैसे यूक्रेन के ऊपर ये अटैक हुआ है, ठीक है, अब यूक्रेन के ऊपर अटैक होने की वजह से जो अलग अलग यूरोपियन देश हैं, वो यूरोपियन देश भी अपने डिफेंस बजट को डेफिनेटली इंक्रीज़ करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचने वाले हैं कि अभी यूक्रेन के साथ ऐसा हुआ है तो कल उनके साथ ऐसा हो जाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए चाइना ने भी अपना डिफेंस स्पेंडिंग, मिलिट्री स्पेंडिंग को इंक्रीज़ कर दिया। इन्होंने यहाँ पर जीडीपी का 5.5% का टारगेट रखा है, हम खर्चेंगे अपने पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर के ऊपर। और बताया गया 1.45 ट्रिलियन युआन ये लोग खर्चने वाले हैं अपने डिफेंस बजट के ऊपर, मतलब नई नई वेपन्स, नए नए इक्विपमेंट्स के ऊपर पैसा खर्चा जाएगा, इनकी डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी जो इधर आपको बहुत सारे यूरोपियन देश देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, आपको यूक्रेन के पड़ोसी देश देखने को मिल जाएंगे, रोमानिया, ग्रीस, इधर पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, ठीक है, फिर उधर बाल्टिक नेशन हो गए, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ठीक है, ऊपर फिर फिनलैंड, स्वीडन, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, ये सारी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं आज के टाइम पर अपने डिफेंस के बजट को डेफिनेटली बढ़ाएंगी, चाहे आप लोग आगे इनको देख ही सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आज यूक्रेन के साथ हुआ है तो इससे यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ मिलकर ये काम करने वाली हैं, ठीक है। तो ये हुई हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद संडे में एक फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन का पेपर आता है, ये आपको यहाँ पर इकलौता आर्टिकल देखने को मिलेगा, एक ज़बरदस्त आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। आपने अभी क्या देखा, आपको पता होगा ऑपरेशन गंगा के बारे में। ऑपरेशन गंगा हम लोगों ने क्यों चलाया? ताकि यूक्रेन से अपने इंडियन स्टूडेंट्स को हम लोग वहाँ से निकाल सकें, क्योंकि यूक्रेन पर अटैक हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर करने क्या गए? तो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने गए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, कितने बच्चे गए हुए हैं? तो यहाँ पर एक अनुमान है 18 से 20 हज़ार के आसपास आप देख पाओगे बच्चे वहाँ पर यूक्रेन में देखने को मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन, क्या भारत के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है? उसी को लेकर ये क्वेश्चन दिया गया है कि इंडिया से जो ये स्टूडेंट्स हैं वो बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या भारत के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है कि या मेडिकल की पढ़ाई करने बाहर जा रहे हैं वो लोग? ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से समझाई गई, बस खाली एक एक करके सुनते चल रहा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो ये वॉर है यूक्रेन के अंदर, इसने एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट डाली है, वो ये है कि भाई यहाँ पर 18,000 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में हैं। इससे पता चलता है कि काफ़ी सारे लोग मेडिकल की पढ़ाई करने गए। तो क्या यहाँ पर इंडिया में इस प्रकार से कोई सिचुएशन नहीं है? ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, दूसरे पॉइंट में इन्होंने समझाया कि भारतीय लोग कौन से कंट्रीज़ को सबसे पहले प्रेफर करते हैं, मतलब कौन कौन से देश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो देख पाओगे 30 साल हो चुके हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो लगातार रशिया, चाइना, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, फिलीपींस, इन सभी जगह पर जा रहे हैं अपनी मेडिकल डिग्री को परस्यू करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन है वो लगभग आप देख पाओगे इंग्लिश में प्रोवाइड करवाई जाती है और काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे खासे अमाउंट में यहाँ पर एक तरीके से एक अफोर्डेबल अमाउंट में ये अपना MBBS कर सकते हैं। जब इंडिया के अंदर MBBS करने की बारी आती है तो 1 करोड़ तक खर्चा आ सकता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, वहीं पर बाहर जाके अगर कोई बाहर चला जाता है तो बहुत कम खर्चा आता है। तो इनफैक्ट यहाँ पर डायरेक्टली इस आर्टिकल के अंदर मेंशन कर दिया गया, भारत के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट जो सीट है वो बहुत महंगी है। ठीक है, तो अगर प्राइवेट ही करना है तो उससे अच्छा बाहर जाके कर लिया जाए, आधे से मतलब आधा पैसा लगेगा, जितना यहाँ पे लग रहा है उसका आधा पैसा लगेगा, कुछ पैसा बच भी जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये लोग निकल जाते हैं बाहर और फिर बाहर जाकर अपना मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया। प्लस यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्या इंडिया के पास इनफ कॉलेजेस हैं? नहीं। तो देखो बताया गया कॉलेजेस तो काफ़ी सारे हैं और कॉलेजेस मतलब आपको देखने को मिलेंगे थोड़े ठीक ठाक नंबर पर हैं, बट आज के टाइम पर MBBS एस्पिरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। MBBS सीट जितनी है भारत के अंदर उससे ज़्यादा एस्पिरेंट इंक्रीज़ हो चुके हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें नीट 2021 का जो पेपर हुआ था, इसके अकॉर्डिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रेस ने यहाँ पर एक डेटा रिलीज़ किया। इन्होंने बोला
16.1 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करे और 15.4 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर इस एग्ज़ाम को दिया, जिसमें से 8.7 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए। ठीक है, क्वालिफाई करने के बाद भी यहाँ पर जो आगे की प्रोसेसिंग होती है उसको कंप्लीट करने के बाद कितने लोगों को, सिर्फ और सिर्फ 82,120 MBBS सीट्स आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। मतलब कि देखो कितने सारे लोगों ने पेपर दिया, 8 लाख लोग क्वालिफाई हुए। लेकिन जब बात ये आती है सीट के लिए, तो इंडिया में आपको 596 मतलब 596 मेडिकल कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें 88,120 MBBS सीट्स हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया। एग्जैक्टली आपको सीट्स बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेंगी। आज के टाइम पर एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, जब हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ ही अमाउंट जाता है, कुछ लाख रुपए जाता है, उसके हिसाब से काम हो जाता है। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर की बात की जाती है तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। और ज़्यादातर कॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पर इंडिया में 596 मेडिकल कॉलेजेस हैं। लेकिन ये कॉलेजेस ऐसा नहीं है कि पूरे देश में लोकेटेड है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारे कॉलेज देखने को मिलेंगे। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ये कुछ जगह हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ एरिया में ज़्यादा है, कुछ एरिया में है ही नहीं, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कॉस्ट की, तो कॉस्ट पर यहाँ पे बोला गया, जब हम लोग MBBS करते हैं तो प्राइवेट अगर कर रहे हैं तो प्राइवेट में लगभग 1 करोड़ रुपए तक खर्चा आता है। 5 साल के कोर्स में 1 करोड़ रुपए खर्चना पड़ेगा। वहीं पर गवर्नमेंट में कुछ लाख रुपए लगता है। तो अब मान लो यहाँ पर गवर्नमेंट में नंबर नहीं आया, प्राइवेट ही करना है, तो इसकी वजह से जब 1 करोड़ खर्चना है तो इससे अच्छा बाहर ना चले जाएँ, ऐसा स्टूडेंट समझते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो यूक्रेन से बच्चे आए, इसमें से एक और बच्चा आया, उस बच्चे से यहाँ पर मतलब पूछा गया कि कितना उसका अमाउंट वगैरह जा रहा है, तो उसने बोला 30 से 40 लाख रुपए का मेरा खर्चा है, 30 से 40 लाख रुपए मेरा MBBS पूरा हो जाएगा। तो अब बताओ, यहाँ पर उसने स्टेटमेंट है कि 30 से 40 लाख रुपए मेरा MBBS पूरा हो जाएगा। बट अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर देखो ये खुद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसने बताया कि 30 से 40 लाख रुपए खर्च पे मेरा जो है पूरा MBBS देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं, अगर MBBS प्राइवेटली अगर इंडिया में कर दे तो उसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया लगता, जिसकी वजह से आज के टाइम पर लोग बाहर जाते हुए नजर आएंगे। तो सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब लोग बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ज़्यादातर फोकस दिया है कि प्राइवेट कॉलेजेस हम लोग सेटअप करेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस को सेटअप करना चाहिए कंट्री के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो MBBS सीट्स हैं वो मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो MBBS भारत से कर पाएँ, बाहर जाने की ज़रूरत ना रह पाए। इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने थोड़ा इसके ऊपर जोर दिया। लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को बढ़ाओगे तो उससे आप कंट्री के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ायदा कर रहे हो, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, ये चीज़ें देखने को मिली है। बट प्राइवेट कॉलेज को ही इंक्रीज़ करना इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने बोला आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस बनाओ जो कि हमारे कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि जो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, दोनों मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस को चला सकती हैं, जो कि रिकमेंडेड होगी नीति आयोग के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस को आगे लेकर चल सकते हैं, जहाँ पर एक अफोर्डेबल एजुकेशन दी तो जा सके। आज के टाइम पर उसी के पीछे मारामारी है, नीट की सीट्स के पीछे, तो वहाँ पर हम लोग एक अफोर्डेबल तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्राइवेट अगर आप इंस्टीट्यूट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ आगे बढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। गवर्नमेंट की तरफ बढ़ोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे तो कुछ एक पेज प्रोफाइल का है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेस सेक्शन देखेंगे तो बिजनेस सेक्शन पर इकलौता आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी के आर्टिकल्स आता है यहाँ पर। बिजनेस सेक्शन में बात की गई है ग्लोबल फूड प्राइस के बारे में। ठीक है, दुनिया भर में जो फूड प्राइस है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, सर्ज हो चुका है, 20.7% का यहाँ पर रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। ये प्राइस दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न आपको रशिया यूक्रेन का विवाद भी देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें खासकर वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इन सभी के यहाँ पर आप देख पाओगे जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है, यहाँ पर बताया गया। और अभी तो तेल वगैरह के जो प्राइसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है और तेल वगैरह सब रशिया से देखने को मिलेगा। मेजरली यहाँ पर अगर हम बात करें, मेजर जो सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है, जो सनफ्लावर ऑयल होता है ना, सरसों का तेल, वो बहुत सारा तेल रशिया से आता है। इनफैक्ट दुनिया भर का जो एक्सपोर्ट है उसमें से 80% जो एक्सपोर्ट है वो यूक्रेन रशिया दोनों मिलकर करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो 80% एक्सपोर्ट इन दोनों कंट्रीज़ के थ्रू होता है। तो अब दुनिया भर में इसका अकाल सा पड़ने वाला है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट हो नहीं पाएगा तो क्या होगा, ये तेल नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से ऑलरेडी काफ़ी डिमांड तो डेफिनेटली बढ़ जाने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट लिमिटेड रहेगा और उसके प्राइसेस भी इंक्रीज़ होते हुए नजर आएंगे, और जो कि लगातार इंक्रीज़ होना चालू हो चुके हैं अभी से ही, ये यहाँ पर मेंशन किया गया।
क्लियर हुआ? तो छोटा सा आर्टिकल मतलब जनरल सा आर्टिकल है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जो कि हम लोग याद ना रख पाएँ। तो ऐसी ये कोई जनरल सी चीज़ है, ठीक है, ध्यान रख सकते हो। स्पोर्ट्स सेक्शन में बात करें तो स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ भी नहीं है डिस्कस करने लायक, तो यहाँ पर आप लोग अपने आर्टिकल को स्किप कर सकते हैं। बाकी हमारा आज का संडे का न्यूज़पेपर होता है समाप्त। लेकिन अब आप कहोगे थंबनेल में जो लिखा है वो तो पढ़ाया नहीं, तो थंबनेल वाला आर्टिकल मैं आपको पढ़ा देता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। हमने टारगेट रखा है आज का 5K प्लस लाइक्स का, तो फटाफट लाइक करना और इस टारगेट को पूरी तरह से अचीव करवाना। ना आपने यहाँ पर आज का थंबनेल देखा होगा। थंबनेल में क्या हुआ है, इंडियन रेलवे ने एक कवच बनाया है, ठीक है, एक कवच बनाया है जिसमें यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रेन वगैरह हैं वो आपस में टकराएंगे नहीं अब कभी। अभी यहाँ पर लगभग 2000 किलोमीटर तक के एरिया में ये कवच को डेवलप किया गया। इस कवच को TCAS भी बोला जा रहा है, ठीक है। TCAS का मतलब है ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम, मतलब जो दो ट्रेनें आपस में वो टकरा नहीं पाएंगी। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगाई जा रही, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ, इसको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पाओगे इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जो कि पब्लिश हुआ है, कवच फॉर इंडियन रेलवेज़ यहाँ पर बनाया गया। जो अश्विनी वैष्णव है, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर, इन्होंने यहाँ पर पूरी टेस्टिंग करी है इसकी। 2 ट्रेन यहाँ पर पटरी पर चलाई गई और दोनों ट्रेन के बीच में यहाँ पर काफ़ी अच्छे से टेस्टिंग की गई। ये जो सामने आपको वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो में आप लोग देख पाओगे एक ट्रेन सामने से ही आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो कल रिलीज़ हो चुका है, इंडियन रेलवेज़ ने यहाँ पर इसको रिलीज़ किया है। ये सामने से इधर दूसरी तरफ से इंजन आ रहा है, एक तरफ से ट्रेन आ रही है, दूसरी तरफ से इंजन आ रहा है। एक में हमारे रेलवे मिनिस्टर बैठे पड़े हैं, ठीक है, एक ही पटरी पर सामने आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे की दूरी पर ही रुक जाएंगी ट्रेन, देख पाओगे आप। यहाँ पर ड्राइवर्स ने ब्रेक नहीं मारे हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ट्रेन रुक गई है, देखो देख पाओगे यहाँ पर ट्रेन रुक गई है। उसके बाद ये अपनी जगह पर रुक गई है, ये आपस में टकराने से रुक चुकी है। इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये सक्सेसफुली मिशन हो पाया है। तो ये सारा जो वीडियो है, ये जो डेटा है, ये रिलीज़ किया गया है इंडियन रेलवेज़ पर, आप लोग देख पाओगे सारे न्यूज़पेपर्स ने इस वीडियो को रिलीज़ किया है। ये कल यहाँ पर पूरी तरह से टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो हमारा ये जो TCAS है, दैट इज़ ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ये डेवलप हो चुका है, तो ध्यान रख सकते हो उसके बारे में। बाकी यहाँ पर आप देख पाओगे क्या है, हमने रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया है, GPS सिस्टम इस पर लगा हुआ है। GPS मैंने आपको बताया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। RFID यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेडियो जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो डिटेक्टर होता है वो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेसिकली हम लोग बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पटरी पे लगाया जाएगा, ट्रेन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। रेडियो कम्युनिकेशन से यहाँ पर कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सैटेलाइट यहाँ पर जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ये यहाँ पर ट्रेन्स की जो पोजीशनिंग है वो पास वाले हेडक्वार्टर पर देता रहेगा जहाँ पर भी ट्रेन्स होंगी, ठीक है। इस GPS सिस्टम का पूरी तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो उपयोग किया जाएगा कि ट्रेन एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, इसकी पोजीशनिंग क्या है। तो ये सारा डेटा यहाँ पर पास वाले हेडक्वार्टर पर जाता रहेगा, वो यहाँ पर उसको सारी चीज़ें इन्फॉर्म होती रहेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आते आते यहाँ पर एक कवच का इस प्रकार से निर्माण किया गया है कि तो आपको हर ट्रेन पर RFID देखने को मिलेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब जहाँ से भी ट्रेन निकला करेगी वो सारा डेटा यहाँ पर आता रहेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया से ट्रेन निकल चुकी है। सारा डेटा यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्टली देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। तो एक तरफ तो RFID रीडर देखने को मिल जाएगा, दूसरी तरफ इनके ऊपर GPS सिस्टम लग जाएगा। सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ पर इनकी लोकेशन पता चलती रहेगी, ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, पास वाली जगह पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। RFID तरफ से यहाँ पे सारी बातें पता चल गई, GPS सिस्टम की तरफ से सारी बातें पता चल गई। दोनों को क्रॉस यहाँ पर आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन चेक कर ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ कन्फर्म कर लिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया से निकल चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपस में अगर कोई सामने आपस में दोनों ट्रेनें होंगी तो यहाँ पर ये कवच सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पर चालू होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इस ट्रेन को यहाँ पर वो रोकने में मदद करेगा, ठीक है। इस ट्रेन को यहाँ पर वो रोकेगा, ये जो पहिए हैं वो यहाँ पर इसको रोकने में मदद करेगा जब पता चलेगा कि आपस में सामने कोई इसके ट्रेन आ रही है। तो क्लियर हुआ? तो गाड़ी में इस प्रकार से एक सिस्टम लगाया जाएगा जो कि यहाँ पर इसकी लोकेशन को ट्रैक करने के बाद यहाँ पर आपस में अगर ट्रेनें पास में आती हैं तो उसको रोकने में मदद करेगा। क्लियर हुआ? कैसे पोजीशनिंग होगी वो आपने समझ लिया। उसके बाद एक और डेटा यहाँ पर बताया जाएगा ये कि देखो ये ट्रेनें आपस में रुक तो जाएंगी, उसके बाद इस मान लो इसी पटरी पर कोई दूसरी ट्रेन आ रही है पीछे से, तो उसको भी 5 किलोमीटर पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि हाँ भाई आगे कोई ट्रेन है, आगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा धीरे चलना है। क्लियर हुआ? तो बेसिकली जो ट्रेन का कोल्यूशन है वो रोकने के ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 किलोमीटर तक की ट्रेन की पटरी पर ये सिस्टम लगाया गया, ठीक है। ट्रेन की पटरी पर भी होगा और उसके बाद यहाँ पर ट्रेन में भी होगा। तो 2000 किलोमीटर तक ये सिस्टम लगाया गया। तो मतलब पूरे सिस्टम पर क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि इस पर खर्चा बहुत आता है। लगभग 1 किलोमीटर के लिए
1 किलोमीटर तक पटरी पर अगर हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से सिस्टम को डेवलप करते हैं तो उसका खर्चा 30 से 50 लाख रुपए देखने को मिलता है। तो अभी इसी वजह से 2000 किलोमीटर तक हम पहुँचे हैं, इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, आगे काफ़ी सारी पटरी तक और भी किलोमीटर तक इसको हम लोग आगे ग्रो करेंगे। अभी फिलहाल जो विदेशों का खर्चा है, विदेश के अंदर जो 1 किलोमीटर में ये सिस्टम पूरा तय किया जाता है, इस पूरे 1 किलोमीटर के अंदर जो सिस्टम तैयार करने की कॉस्ट है विदेशों में, खासकर यूरोप के अंदर, वो लगभग 1 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पर इंडिया ने खुद इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया है और इंडिया यहाँ पर इसको आगे लेकर चल रहा है। हम लोग आगे भी इसको और ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। वीडियो मैंने आप लोग को दिखाया है ये किस प्रकार से काम करेगा, कैसे आपस में ट्रेन को टकराने से रोकने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हो चुका है एग्जैक्टली क्या है सारा सिस्टम। उसके बाद आपको पता होगा संडे है, संडे में हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस करने के साथ साथ साइंस एंड टेक का पोर्शन आता है, लेकिन साइंस एंड टेक का पोर्शन आपको पता होगा संडे में हम डिस्कस नहीं करते हैं, संडे की बजाय मंडे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आज ये पोर्शन आ गया, ऐसे पिछले संडे हमने किया था, संडे के जो भी साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स वो हमने मंडे में डिस्कस कर लिए थे। तो हम लोग कल ही यहाँ पर ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक के पोर्शन पर रिसर्च काफ़ी लगती है। मुझे टाइम मिलेगा शाम के टाइम पर, मैं काफ़ी अच्छे से इन आर्टिकल्स को सही से रिसर्च करूँगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालूंगा, उसके बाद आपके साथ कल मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि मॉर्निंग में इसको एकदम तुरंत लेकर आना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि देखो अब जो वीडियो ले आए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप बहुत सारे वीडियो देख पाते होंगे, फिर वो वहाँ पर चीज़ें मतलब सही से समझ में नहीं आएंगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप थोड़े से टाइम में पूरा आर्टिकल पढ़ रहे हो, साइंस एंड टेक को थोड़ा समझना थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल हो जाता है। बट यहाँ पर आपको पता होगा मैं किस तरीके से सारी चीज़ें कवर करता हूँ, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को निकाल कर लाकर, तो वो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी मैटर करती हैं। तो कल हम लोग साइंस एंड टेक के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, पिछले बार भी हमने ऐसा ही किया था और आपकी राय ली थी, तो आपकी राय की मदद से यहाँ पर एक काम किया गया है। कल भी यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस कर देंगे, तो आपका कोई आर्टिकल छूटेगा नहीं, परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। बाकी आज संडे है, वीडियो शॉर्ट रहा है, आराम से देखो, वरना तो वीडियो 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 12 मिनट ऐसे ही पहुंच रहा था। आज वीडियो शॉर्ट है, आराम से देखो और अपना जो भी टाइम है वो अपना यूटिलाइज़ करो बाकी सारी चीज़ों के अंदर। ठीक है, इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को बता दूँ, क्योंकि आपसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को लास्ट में दूंगा। तो आंसर क्या है, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की स्टार्टिंग भारत में कहाँ पर करी थी, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, चंपारण। तो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था सत्याग्रह को इंडिया में चंपारण के अंदर, बिहार में 1917 में। ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में, तो इम्पॉर्टेंट है, चर्चा में आते रहते हैं महात्मा गांधी जी, इस वजह से यहाँ पर पूछ लिया गया। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।